नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अचल कुरस्ती आज पुनः अपने YouTube चैनल पर प्रस्तुत हूँ। हाजिर हूँ महान गणराज्य गणमंडला गोंडवाना साम्राज्य के ऐतिहासिक विवेचन पुस्तक पर चर्चा करने के लिए। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पर चर्चा करने जा रहे हैं। इतिहास के साथ साथ वर्तमान भी समेटे हुए हैं, क्योंकि किसी भी मानव प्रजाति का इतिहास केवल साम्राज्यों तक नहीं होता है। साम्राज्यों के उत्थान पतन के बाद उस जाति का, उस मानव समूह का विस्तार, विस्थापन, पलायन से जुड़ा भी होता है। आज हम गोंड मानव प्रजाति के विस्थापन, पलायन, विस्तार और पहचान संकट पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस पुस्तक का यह लगभग 13वां यह पुस्तक का लगभग अंतिम चरण है, 13वां अध्याय है। महान गणराज्य गणमंडला, जो नम्या प्रेस, दरियागंज, दिल्ली से प्रकाशित है पुस्तक। अमेजन, फ्लिपकार्ट, नम्या प्रेस की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है। इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके डाक द्वारा, कोरियर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो मित्रों, विस्थापन, पलायन, विस्तार और पहचान संकट की चर्चा हम शुरू करते हैं। तो यह इतिहास का सर्वविदित तथ्य है कि किसी भी जात, समुदाय या कबीले का विस्तार विस्थापन और पलायन के कारण ही होता है। विस्थापन और पलायन के मूल कारण प्राकृतिक और राजनीतिक दो होते हैं। प्राकृतिक कारणों में जनसंख्या की वृद्धि, भोजन का अभाव, जीवन जीने के लिए जरूरी चीज़ों जल, जंगल, जमीन का अभाव, इसलिए आबादी विस्तारित होती है, फैलती है। दूसरा कारण राजनीतिक होता है, जिससे कबीलों से लेकर सामंतों तक राज्यों के आपसी युद्ध हुआ करते हैं, जय पराजय हुआ करती है। ये विस्तार विजयी होने पर भी होता है, पराजित होने पर भी होता है। यानी विस्तार के कारण हर स्थिति में मानव प्रजाति का विस्तार होना ही होना है, जैसे जैसे गोंड मानव प्रजाति का विस्थापन, पलायन के लिए ये दोनों ही कारण जिम्मेदार हैं। दोनों ही कारणों से विस्थापन हुआ है, प्राकृतिक भी है और राजनीतिक भी है। गोंड मानव प्रजाति के मूल स्थान, उद्भव स्थल को लेकर के 3 तरह की अवधारणाएं इतिहासकारों, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, नृशास्त्रियों में पाई जाती है। राय बहादुर, हीरालाल, विसेंट स्मिथ ने इसे गोदावरी के मुहाने को माना है इसका मूल स्थान। कुछ विद्वान इसको सिंधु घाटी से मानते हैं, कुछ विद्वान नर्मदा घाटी में ही मूल स्थान मानते हैं। लेकिन जब हम आगे विश्लेषण में जाते हैं तो देखते हैं कि गोदावरी के मुहाने से चल करके गुंडिया के रास्ते गोदावरी के उद्गम पर यह जाति मानव प्रसाधन, प्राकृतिक संसाधनों की खोज में, जीविका की खोज में आती है। जंगल जंगल यहाँ नर्मदा का एक दूसरा जल स्रोत मिलता है, तो नर्मदा और गोदावरी के बीच में, उसके किनारे किनारे और सतपुरा बिंद के जंगलों में यह धीरे धीरे अनादिकाल से विस्तारित होती रहती है। तो इस तरह हम मानते हैं कि नर्मदा में, अगर जो गोदावरी से चलकर भी नर्मदा में आते हैं। दूसरे सिद्धांत के अनुसार यदि बाहरी आक्रमण के कारण ये सिंधु इंडस वैली से भगाए जाते हैं, खदेड़े जाते हैं, तब भी आकर के नर्मदा के जंगलों में भी आते हैं। इस तरह हम मूल स्थान नर्मदा के जंगल को ही मान करके आगे की हम चर्चा करना चाहेंगे। तो गढ़ा राज्य का अस्तित्व सामान्यतः माना जाता है कि 327वीं ईस्वी से है। इसके पहले देवगढ़, लांजीगढ़, खेड़ला आदि अनेक गुण राज्यों का अस्तित्व कबीलों के रूप में, छोटे राज्यों के रूप में पाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। गोंडी लोक कथाओं के अनुसार गोदावरी, नर्मदा घाटियों के पहाड़ी जंगल में अनादिकाल से गुण जाति प्रवास करती आई है। इसलिए निश्चित ही प्रशासनिक व्यवस्था के लिए इस इलाके में स्वतंत्र गढ़, गौड़ राज्य रहे होंगे और इसके बहुत सारे साक्ष्य भी मिलते हैं। कालांतर में जनसंख्या बढ़ने के कारण संसाधनों, जल, जमीन, जंगल, भोजन की तलाश में ये गढ़ धीरे धीरे ये नर्मदा के इलाके में पूरे विस्तार तक, पेरीफेरी तक की संख्या बढ़ती चली गई, विस्तारित होते चले गए, गांव और कबीले बसते चले गए।
इस विस्तार प्रक्रिया में जिस तरह से भौगोलिक वातावरण की बसावट होती है उसी तरह की जीवन शैली भी बन जाती है, रहन सहन भी उसी तरह विकसित होता है। इसलिए आज के विभिन्न प्रदेशों में बसने वाले गोंड जातियों की जीवन शैली, आस्था, विश्वास, भाषा, मिथक, संस्कृत, गीत सब में पर्याप्त विविधता मिलती है। कहीं उनके वही आराध्य कहीं बूढ़ा देव के नाम से हो जाते हैं, कहीं बड़ा देव के नाम से हो जाते हैं, कहीं महादेव के नाम से हो जाते हैं। तो इस तरह से खाना पीना, आस्था, संस्कृति, हर चीज़ कुछ न कुछ दूरियों पर बदलता रहता है। जैसे जैसे विस्तार, जैसे जैसे इन्वायरमेंट में आदमी जाता है उसके हिसाब से बदलता रहता है। गोदावरी, नर्मदा मध्य भारत की जीवनदायिनी नदियाँ मानी गई हैं। गोंड समुदाय दोनों नदियों को माई या माँ की उपाधि देता है, माँ का ही दर्जा देता है। इस जाति की अधिकतम प्राचीन आबादी गोदावरी के मुहाने से लेकर उद्गम तक, नर्मदा के उद्गम से लेकर के गोदावरी के मुहाने तक फैले हुए विंध्य सतपुड़ा के पहाड़ी जंगलों में रहती है। वर्तमान भारत के 2 राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो कालांतर में कुछ वर्ष पहले तक एक ही राज्य थे, यहाँ इन 2 राज्यों में भरपूर सघन आबादी में यह जनजाति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में भी अच्छी खासी आबादी है। इसलिए जाति का विस्तार यहाँ प्राकृतिक और स्वाभाविक कारणों से हुआ है। परंतु विंध्य सतपुड़ा के सीमावर्ती दूरस्थ क्षेत्रों, बिहार, असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु आदि दूरस्थ राज्यों में विविध कारणों से विस्थापन, पलायन और विस्तार हुआ है। राजनीतिक कारणों से यह विस्तार चंदेल, परमार, कलजुरी और गोंड साम्राज्यों के उत्थान पतन के दौरान हुए। मध्य भारत में ऐतिहासिक रूप से चारों जातियां एक साथ रहती आई थीं। बारी बारी से चारों जातियों का उत्थान पतन होता रहा। एक जाति का उत्थान हुआ, एक जाति साम्राज्य हुए, राजा बनी, तो अन्य जातियां उसके सामंत, जागीरदार, सेनापति, सिपाही और सेना में काम की। इसी तरह बारी बारी से गोंडों के समय में कलचुरियों ने किया, कलचुरियों के समय में गोंडों ने किया। लेकिन इसमें एक बात सत्य है कि सारी समय में, चारों राजाओं के साम्राज्य के समय में जो तीरंदाजी की सेना होती थी, सेना की जो सैनिकों की जो तीरंदाज टुकड़ी होती थी, वो गोंड भीलों की, क्योंकि जंगलों में रहने के कारण शिकार के लिए, फल के लिए, पशु के लिए हर जगह तीरंदाजी की ज़रूरत पड़ती थी। तीर धनुष की इनके ब्लड में, एक जेनेटिक में तीरंदाजी और तीर धनुष रहा है। तो इसलिए यह सेना जो है इनकी रही। तो अब इनके साथ साथ चंदेल, कलचुरी और परमाणु के जहाँ जहाँ इनका राज्य का विस्तार हुआ, वहाँ वहाँ तीरंदाजी सेना के रूप में गोंडों का भी विस्तार हुआ, फैला हुआ। राजा फिर वापस आए तो फिर लोग भी वापस आए, लेकिन कुछ लोग वहाँ बस भी गए, चंदेल भी बसे, तो कुछ लोग गोंड भी बसे। तो इस तरह से चंदेल काल में बुंदेलखंड, बांदा, झांसी, कानपुर, परमार काल में मालवा, कलचुरी काल में पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार में गोंड जाति का विस्तार हुआ, जो सैनिक के रूप में। सन 1077 ईस्वी में कलचुरियों ने बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, कुशीनगर, देवरिया, धुरियापाद, गोरखपुर के अंतर्गत आता है, में अपनी सत्ता स्थापित की थी, जिसमें तीरंदाज सैनिकों के रूप में गोंडों का विस्थापन हुआ था। गोदावरी, नर्मदा, विंध्य सतपुड़ा में गोंडों का विस्तार 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 16वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ। परमान, चंदेल, कलचुरी राज्यों के अवसान के बाद गोंड साम्राज्य का उदय होता है। महाराजा संग्राम शाह 52 गणों का राज्य स्थापित करते हैं, और ये उस समय उत्तर भारत में इब्राहिम लोधी का शासन होता है दिल्ली में, जिससे बचने के लिए बहुत सारे राजपूत राजा, पेरीफेरी के राजा संग्राम शाह के महान गण राज्य जो था गढ़मंडला में स्वतः स्वेच्छा से शामिल होते हैं। महाराज संग्राम शाह उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, गारंटी देते हैं। इसके लिए तीरंदाज गोंड और भीलों को सीमाओं पर, राज्य के सीमाओं पर, गोंडवाना के सीमाओं पर तैनात किया जाता है।
इस तैनाती में कबीले के कबीले जाते हैं। आज की तरह से सुसज्जित सेना तो हुआ नहीं करती थी। उस समय तो एक कबीले के कबीले ही सेना बसा करती थी। तो इस तरह से ये इसका लाभ उठाकर इस परिस्थिति में भी गोंड कबीलों का, गोंड जनजाति का काफ़ी स्तर तक विस्तार हुआ। रीवा राज्य जब गोंडवाना में शामिल हुआ तो कैमूर की पहाड़ियों में पूर्णतः गोंड लोग काबिज हुए और इस विस्तार में संग्राम शाह ने गोंडवाना में शामिल गैर गोंड राज्यों की सीमाओं की सुरक्षा की गारंटी के साथ इन्हें स्थापित भी किया। विस्तार का यह क्रम 16वीं शताब्दी तक चला गया, जब 1564 ईस्वी में रानी दुर्गावती का पराजय होता है। पराजय के बाद जब जून में पराजय होता है और जुलाई में जाकर के वीर नारायण की शहादत होती है। चौदहगढ़ में काफ़ी हीरे जवाहरात सोने लूटे जाते हैं। तब तक बरसात हो जाती है। बरसात के कारण युद्ध में तो आसिफ खां की सेना मारी ही गई थी। बाद में बरसात के कारण तमाम तरह के व्याधियों, रोगों के कारण भी इनकी सेना मारी जाती है। नदी नालों के भरने की वजह से आसिफ खां का लौटना मुमकिन नहीं होता है। फिर 6 महीना वहाँ रहने के बाद गोंड सैनिकों और गोंड युवकों को लेकर के हीरे जवाहरात के साथ कड़ा लौटता है। कड़ा न रुक करके सारे खजाने को सुरक्षित करने के लिए जौनपुर किले में आ जाता है। तो ये गोंडों की बहुत बड़ी संख्या उसके साथ जौनपुर तक आती है। दूसरा थीम में कॉन्सेप्ट ये आता है कि उसके पीछे आसफ खां से बदला लेने के लिए गोंड सैनिकों की एक टुकड़ी पीछे भी आती है। वह टुकड़ी भी आकर के उत्तर प्रदेश के सीमाओं के रास्ते बिहार में प्रवेश करके, और तत्कालीन परिस्थिति में जंगलों की स्थिति में कोई बहुत परिवर्तन नहीं था। जैसे जंगल यूपी में थे वैसे बिहार में थे, वैसे मध्य प्रदेश में थे। ये है कि उत्तर प्रदेश बिहार के जंगल पहले कट गए, मध्य प्रदेश के बाद में कटे। तो इस तरह से भी एक विस्थापन महारानी दुर्गावती के पराजय के बाद भी होता है। इस संदर्भ में जो है आगे हम चलते हैं तो 1564 ईस्वी में जौनपुर, बनारस, मिर्जापुर से लेकर आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया पश्चिमी जिलों में के जंगली भागों में अपना रिहाइश बना करके ये जंगलों में रहने लगे। कालांतर में जंगल कटने के बाद यहाँ के जो श्रमिक समुदाय था उसमें, क्योंकि ये बाहरी थे, इस कबीले में इधर आए थे, तो इनके साथ छुआछूत जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। छुआछूत की वजह से एक बहुत बड़ा वर्ग समाज से कटा हुआ था, जिससे काम नहीं लिया जाता था। चूँकि बलिष्ठ थे और ये आए तो यहाँ आकर के जो है वो लेबर क्लास में मिलकर के यहाँ के सामंतों, जमींदारों के साथ वर्क करने लगे। बहुत खेती करना जानते नहीं थे, तो एक से एक अच्छे श्रमिक बन करके, एक सस्ते श्रमिक बन करके यहाँ पर ये इस आबादी में घुलते मिलते गए। जैसे असम में चाय बागान में मिल करके चाय बागान में काटते गए, चाय बागान के तमाम तरह के कम्युनिटी के साथ मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी अपनी पहचान अभी भी बनाए हुए हैं। आगे चल करके 1995 ईस्वी में एक व्यक्ति से मैंने बात किया था, जिनका परिवार रीवा से आकर के यहाँ देवरिया जनपद में बसा हुआ था। ऐसे मैं बलिया में भी बात किया, और इस तरह के अन्य कुछ जो 1981 की 81 की जनगणना है, 31 की जनगणना है, भूले कबीलेखों में भी गोंड होने के इनके वहाँ से माइग्रेशन के प्रूफ मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के लगभग हर गांव में 2 से 4 घर पुराने गोंड परिवार मिलते हैं, जो आगे चल कर के आज जो है 10 से 20 घर हो चुके हैं। 400-500 वर्षों में अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास, गोत्र आज बहुत कुछ भूलना स्वाभाविक सा होता है, परंतु कमोबेश स्थानीय परंपराओं, तीज त्योहारों के अपनाने के बावजूद अपनी संस्कृति, नृत्य, गीत, कुलदेवी की पूजा, सुअर बकरे के मुर्गे की बलि, मद्य का तर्पण, मदिरा का तर्पण, ये सब परंपराएं आज भी जो है उनके यहाँ है, जिससे आर्थिक समाज में मिलने और प्रतिष्ठित होने के लिए धीरे धीरे पढ़े लिखे लोग छोड़ने लगे हैं। उसी तरह छोड़ने लगे हैं जैसे छत्तीसगढ़ में छोड़ने लगे हैं, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, जहाँ सघनवादी एक संस्कृताइजेशन की प्रक्रिया चल रही है कि हर शिक्षित और संपन्न व्यक्ति अपने आप को एक शिष्ट और दिखने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए अपनी परंपराओं को छोड़ रहा है। वह ईसाइयत की परंपराएं, ब्रिटिश परंपराएं, आधुनिक समाज के साथ एडजस्ट हो रहा है। इस तरह गोंडों के मूल स्थान गोंडवाना में भी ऐसा हो रहा है, और पेरीफेरी में भी हो रहा है, असम में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, गोवा में भी हो रहा है। और इस तरह से गोंड मानव प्रजाति के विस्तार एक बहुत बड़ी
समय में, बहुत लंबे समय में धीरे धीरे तमाम कारणों से हुआ, जो आज विश्व की सबसे बड़ी आबादी, आदिवासी आबादी, आदिम आबादी के रूप में गोंड जनजाति प्रसिद्ध है और है भी आबादी, देश की जनजातियों में भी सबसे बड़ी आबादी है। लेकिन लीडरशिप के लिए आज भी जो पूरे देश के विभिन्न आदिवासी कॉलोनियों के बीच में एक कम्युनिकेशन, एक लीडरशिप की आवश्यकता है कि हम अपने एक जाति, एक कबीले के न लेकर के सभी आदिम समुदायों के साथ कार्य करना चाहिए। सांस्कृतिक कम्युनिकेशन और राजनीतिक कम्युनिकेशन बनाया रखना चाहिए, क्योंकि आज लोकतंत्र में बड़े आवश्यकता है एक दूसरे से कम्युनिकेशन की। इसके बाद हम इसके भाग 2 में आएंगे। भाग 2 में हम जो है विभिन्न प्रदेशों में, किन जिलों में और क्या स्थिति है गोंड जनजाति की, इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं फिर आज अपने बात को विराम देता हूँ और आप इस संवाद यदि पसंद आता है तो इस पर आप कमेंट भी करें, चैनल को लाइक भी करें, प्रोत्साहित भी करें कि मेरे श्रम को आपका आशीर्वाद भी मिलता रहे। ये भी पता चले कि मेरा उद्देश्य जहाँ तक मैं अपनी बात को कहना चाहता हूँ वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। इसका संकेत हमें तभी मिलेगा कि जब अधिक से अधिक श्रोताओं द्वारा जो है लाइक किया जाएगा, कमेंट आएगा। और एक और निवेदन है कि अगर जो आप सुनते हैं, अगर जो ये विचार, ये तथ्य अगर जो आपको अच्छा लगता है तो इस तथ्य को आगे भी आप अपने मित्रों के ग्रुप में फॉरवर्ड करें। अधिक से अधिक लोग जो है इस सूचनाओं को, इस जानकारी को जानें, गोंड जाति के लोग जानें, रिसर्चर जानें, पत्रकार जानें, जो आदिवासी गोंडों पर या आदिवासी समाज पर जो रिसर्च कर रहे हैं। ये जब जो भी जानकारी है, इसका रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि हमारी आदिम जातियाँ भगवान दास केला और अखिल विनय पृष्ठ 294 से ली गई हैं। उसके बाद जो है कार्पस एंजिल से ली गई है और प्राचीन भारत का इतिहास वो डॉक्टर अम्बरीश सिंह से लिया गया है। इसके अलावा ये प्रोविंशियल रिकॉर्ड जो है गजट हैं उनसे भी ली गई हैं। तो ये जानकारियाँ बिल्कुल प्रमाणिक हैं और ये जिनका अभाव है, गूगल पर आप सर्च करेंगे, सोच करेंगे तो बहुत सारी गलत जानकारियाँ हैं। उन जानकारियों से बचने के लिए निश्चित है कि हमें अध्ययन और प्रमाणिकता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। ट्राइबल एंड कास्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ अवध द क्रुक BA वॉल्यूम 2 पेज 438 का भी रेफरेंस है इसमें। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज फिर मैं विदा लेता हूँ। मैं डॉक्टर चतुरस्ते का जय जोहार, सेवा जोहार, जय हिंद, नमस्ते, स्वीकार कीजिए।